अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है बेटा? और जी ये स्क्रीन जो है, जो स्क्रीन मैंने जो शेयर करा है वो आपको क्लियर दिख रही है बेटा? ज़रा चैट बॉक्स में ज़रा मुझे तो आप लोगों को ये जो है स्क्रीन जो शेयर करी है बच्चों, ये आपको दिख रही है क्लियर? बेसिक अकाउंटिंग का टॉपिक हमारा चल रहा था बच्चों। सारे स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है भाई? तो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जो है आज हम ये क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 कर रहा हूँ अपने हैंडआउट का। और इसमें जो है डबल एंट्रीज से आगे थोड़ा सा जाएंगे और डबल एंट्रीज से आगे जो है आज दो और स्टेप्स करने की कोशिश करेंगे। और वो आपके पास थे जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। सवाल की जरा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। आपको इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सवाल इसलिए लिया है कि जरा सा इसमें और भी जो जो चीजें आती जाएंगी साथ साथ उसको भी डिस्कस करते रहेंगे बच्चों। तो जर्नल एंट्रीज के जो है हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन नवंबर 2000 ऑन नवंबर 1st 2000 मिस्टर हफीज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश $3 लाख। कंपनी का नाम है मिस्टर हफीज। जनरल जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर सारे स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मेट जरा अच्छी तरह से आता हो तो एक आपके पास जो है डेबिट कॉलम बन गया, एक आपके पास क्रेडिट कॉलम बन गया, एक पोस्ट रेफरेंस बन गया और ये आपके पास एक डेट का कॉलम बन गया।
ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं और आज इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं कि इसके तीनों स्टेप्स इसलिए कि शुरू की 2 क्लासेस में जो लास्ट 2 क्लासेस हैं उसके अंदर हमने डबल एंट्रीज ही करी थी। तो आज जो है कोशिश करते हैं थोड़ी सी डबल एंट्रीज को आगे बढ़ाएं और इससे आगे फिर 2 स्टेप और जो है बेसिक अकाउंटिंग के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा कि स्टार्टेड बिजनेस जो है आपके पास सबसे पहले जो है ट्रांजैक्शन आ गई कि मिस्टर हफीज ने स्टार्ट करा बिजनेस और विद कैश 300। तो पहली एंट्री आपने पोस्ट कर दी, बना दी आपने कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बच्चों मैंने कहा था शुरू के स्टार्टिंग में अगर आप थोड़े से रूल्स साथ साथ लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। whenever assets increases in the business debit record, whenever capital increases in the business credit record। पहली ट्रांजैक्शन हो गई आपके पास नवंबर 1 2000। आपने इधर नवंबर 1 2001 एक दफा लिख दिया, नवंबर एक दफा लिख दिया, फर्स्ट एक दफा लिख दिया। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है और वो 3 लाख रुपए का करा है। मिस्टर हफीज के हम कौन है? अकाउंटेंट हैं। हम मिस्टर हफीज के कौन है? अकाउंटेंट हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में देखते हैं जो ए है, इसके बाद जो है नवंबर 3 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रऊफ 80,000। मैंने कहा था कि हमेशा ट्रेडिंग बिजनेस में जब हम गुड्स, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं उसको गुड्स कहते हैं और हम उसको जो है परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों याद रख लो, जो भी जिस चीज का हम कारोबार करते हैं उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। आगे ये अच्छी बात है कि सप्लायर का नाम लिख दो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। रऊफ, अब जरा इसके रूल्स के लिहाज से बताओ। व्हेनेवर एसेट्स, अभी मैंने परचेजेस को फॉर द टाइमिंग तुम्हें समझाने के लिए बताया कि एसेट है। वैसे एसेट की जो है ये गुड्स की नेचर जो है ड्यूल होती है, वो आगे डिस्कस होगा। अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए एसेट, व्हेनेवर एसेट इंक्रीजेस इन द बिजनेस डेबिट रिकॉर्ड, व्हेनेवर लायबिलिटीज इंक्रीजेस इन द बिजनेस क्रेडिट रिकॉर्ड। रऊफ से आपने 80,000 रुपए का माल लिया है तो 80,000 आपने डेबिट करा बच्चों और 80,000 से आपने क्रेडिट कर दिया अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। थर्ड के बाद अगर आप आए तो आपके पास सेवेंथ को अगर आप देखें, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू शुजा रुपीज 1,20,000। आपने सेवेंथ को गुड्स, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं भाई, सिर्फ खरीद थोड़ी करते हैं, उसको बेचना भी तो है। तो मेरा सवाल यह है कि उसके लिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एक जो है अकाउंट लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बच्चों और सेल्स क्रेडिट। अब मेरा सवाल ये, अकाउंट रिसीवेबल जो है आपने शुजा से गुड्स खरीदे, आगे आपने कस्टमर का, जिससे पैसे लेने होते हैं बेटा, वो दे आर अवर कस्टमर्स। तो शुजा से आपने 1,20,000 रुपए के गुड्स खरीदे बच्चों। तो आपने 1,20,000 को डेबिट करा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट बाय 1,20,000 बच्चों। ये आपकी सेवेंथ वाली ट्रांजैक्शन भी हो गई। इसके बाद नाइन्थ वाली ट्रांजैक्शन में देख लो, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू अनीस। भाई पहले एक शुजा को माल बेचा 1,20,000 का, फिर आपने अनीस को 40,000 रुपए का बेचा। दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। अब देखो आपके पास, और ये ट्रांजैक्शन हुई है आपके पास नाइन्थ को, तो नाइन्थ को आपने एक और ट्रांजैक्शन बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और ये अनीस लिख लिया आपने, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया बच्चों। आपने अनीस को और माल बेचा है, दैट इज 40,000 का। अच्छा, अगर रूल्स के लिहाज से बात करी जाए हमसे, whenever assets increases in the business debit record,
whenever revenues increases in the business credit record। मैंने आपको बताया था ये रूल्स आपको बहुत ही थरली यूज, बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो, इतने आपको एक्टिवली याद हो कि आपको फौरन जो है, देखो एक और बात, ट्रांजैक्शन पढ़नी है, फिर आपसे एक बात करूं, ट्रांजैक्शन पढ़नी है, फिर दिमाग में ये सोचना है कि वो जो आपके हेड्स ऑफ अकाउंट हैं, थोड़ा सा आपको बात बता दूं, हमने जो बात करी थी हेड्स ऑफ अकाउंट में अल्सर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। मैंने आपको बताया था एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें एसेट आ रहा है, लायबिलिटी आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है, रेवेन्यू। सबसे पहले तो ये आपको डिस्टिंग्विश करना है। इसके बाद देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में या डिक्रीज हो रहा है, रूल्स को फॉलो करना है। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या हुआ है, व्हेनेवर एसेट्स इंक्रीजेस इन द बिजनेस, डेबिट रिकॉर्ड, व्हेनेवर रेवेन्यूज इंक्रीजेस इन द बिजनेस, क्रेडिट रिकॉर्ड। शुरू के 8-10 सवालात में जब तक प्रैक्टिसिंग चल रही है बच्चों, याद रख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम साथ साथ जो है ये ट्रांजैक्शंस को आप जो है साथ रूल्स भी लिख दो तो क्या ही बात है। ये आपकी 9th ट्रांजैक्शन पूरी हो गई बेटा, 7 के बाद ये 9th हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 9th के बाद 12th को आपके पास कैश डिपॉजिट इनटू बैंक $60,000, 60,000 रुपए आपने जो है, बॉस ने बोला हर काम हम बॉस के कहने पे करते हैं भाई। बॉस ने कहा भाई कि जो है बैंक में जमा करवा कर आओ 60,000 रुपए 12 तारीख को, तो हमने जो है बैंक में जमा करवा दिए, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट कर दिया हमने 60,000। एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हुआ बच्चों। एक एसेट इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट एसेट है, और एक एसेट डिक्रीज हुआ। जो पैसा पड़ा हुआ था ना बच्चों, जो आपके बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ था वो आपने फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आपने बैंक में जमा करवा दिया। या ये भी हो सकता है कि बैंक की ट्रांजेक्शन के बॉस से बोला यार आप फर्दर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना उसको आप इतना कैश टिल में ना रखो, एक काम करो बैंक अकाउंट खुलवा लो यार। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने उसकी ट्रांजेक्शन्स को बैंक अकाउंट खुलवा दिया बिजनेस का। तो ये हमारी 12 की ट्रांजैक्शन मेरा बेटा कंप्लीट हो गई। इसके बाद 12 के बाद अगर देखें तो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आई 18 को, रिसीव कैश फ्रॉम शुजा। अब देखो रिसीव कैश फ्रॉम शुजा, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, शुजा से कैश रिसीव हुआ है 1,10,000। मेरे बच्चे सबसे पहले तो ये देखो कि शुजा जो है उसको हमने गुड सोल्ड आउट करे थे 1,20,000 के ऊपर 7 तारीख को। तो हमने उसमें से 18 तारीख को, 7 तारीख को हमने गुड्स सोल्ड आउट करे थे शुजा को, और हमने बच्चे उसको 1,20,000 के गुड्स बेचे थे यार। और शुजा से अब हमें मिले हैं 1,10,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,20,000। मैंने कहा था कुछ ट्रांजैक्शन आज जो है हम नहीं पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो है 1,20,000 रुपए जो आपको कैश रिसीव करना था, उसके अंदर आपने क्या करा बच्चों, गौर से सुनिएगा जरा, आपने क्या करा, उसको 1,10,000 में सेटल कर दिया, यानी उसको आपने डिस्काउंट दिया। अब मैं जरा सा आपको एक, सारे सुन जरा गौर से सुनिएगा तो आपके लिए ये बड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा। जो बेसिक अकाउंटिंग में हम जो है स्टार्टिंग में लिखवाते थे, एक चीज इधर ये नई मैं एक हेडिंग डाल के लिखवा रहा हूं, तो आप लोग ये वो फुली जो है ये सब जो है बेटा, एक मैंने हेडिंग डाली है इधर, कॉन्ट्रा अकाउंट्स। ये स्टार्टिंग में जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो ये बच्चों को बोलते हैं, कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट अकाउंट्स। तो आपकी जो है डबल एंट्रीज में आपको बड़ी परफेक्शन हो जाएगी। कॉन्ट्रा अकाउंट सर क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा भाई। एक आपने चीज सुनी होगी परचेजेस, जिसका हम गुड्स का बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं परचेजेस। जिस चीज का हम कारोबार करते हैं गुड्स,
उसको परचेजेस कहते हैं। एंड परचेजेस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। बच्चों परचेजेस हमेशा हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो याद रखना, देयर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ परचेजेस। भाइयों परचेजेस के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। सर क्या मतलब है? भाई परचेजेस के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं जो परचेजेस को कम करते हैं। एक का नाम है, जरा देखो, एक का नाम है आपके पास परचेज रिटर्न, एक का नाम है बच्चों परचेज रिटर्न, और एक का नाम है परचेज डिस्काउंट। भाई मैंने कहा परचेजेस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। देयर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। बच्चों परचेज रिटर्न, बल्कि इसको थोड़ा सा यूं कर लो तो जरा सा एक और चीज मैं जरा बताऊं। परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या है बच्चों? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, याद रख लेना, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो परचेजेस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। सो परचेज रिटर्न एंड परचेज रिटर्न आउटवर्ड, जिसका तुमने नाम लिया है, दोनों एक ही नाम है, आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। भाई जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स तो हमेशा हमेशा ऑपोजिट में ही आएंगे ना यार। जब परचेजेस डेबिट में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका ऑपोजिट अकाउंट तो क्रेडिट में ही आएगा। इन द सेम वे जो दूसरा कॉन्ट्रा अकाउंट है आपके पास वो है परचेज डिस्काउंट, जिसको तुम बोल सकते हो परचेज डिस्काउंट। और इसका एक और नाम होता है बच्चों डिस्काउंट अलाउड, जो हम डिस्काउंट देते हैं। अब देखो ट्रांजैक्शन असल में आई थी डिस्काउंट की, इसलिए ये पूरी बात बतानी पड़ी है ताकि जरा याद रह जाए। ये दोनों नाम है बच्चे, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो कॉन्ट्रा अकाउंट में सबसे पहले मैंने परचेजेस को बताया, परचेजेस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। देयर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और टाइटल आपने पढ़ा होगा बच्चों, और उसका नाम था सेल्स। सेकंड जो अकाउंट है आपके पास एक है सेल्स अकाउंट, जिसको आप रेवेन्यूज भी कहते हो। और परचेजेस की ड्यूल नेचर, जो बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, परचेजेस को जो है वो वैसे नेचर एक्सपेंसेस होती है। जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं तो पहले हमें खुद खरीदनी पड़ी, पहले खुद खर्चा करना पड़ा है, इसके बाद बेचेंगे। लेकिन साल के आखिरी दिन जो है वो जो परचेजेस यानी गुड्स होते हैं वो हमारा स्टॉक बन जाता है, यानी कि वो हमारा करंट एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है। बहरहाल ये आगे भी आएगा, अभी सिर्फ समझ लो जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, यानी स्टेशनरी वाला है तो स्टेशनरी वाले के पास जितना भी गुड्स पड़ा हुआ है, यानी कि जितनी भी किताबें, पेंसिल, रजिस्टर्स और जितनी भी चीजें, स्टफ आइटम्स पड़ा हुआ है, वो सारा उसका गुड्स है, वर्थ है उसकी यार। सेल्स, दूसरा कॉन्ट्रा अकाउंट में बात कर रहा हूं सेल्स। सेल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन, ये मैं अब दूसरा बता रहा हूं, सेल्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड बच्चों। सेल्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। भाई सेल्स तो हमेशा हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती है। तो देयर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ सेल्स। तो पता चला सेल्स के भी बच्चों दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। एक सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स रिटर्न, जो सेल्स को कम करे, जो सेल्स को कम करे, आप इसको बोल सकते हो सेल्स रिटर्न। और इसका दूसरा नाम है बच्चों, ये डिस्काउंट रिसीव है, सॉरी, परचेज डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड है बच्चे, डिस्काउंट रिसीव जो हमें मिले। अभी वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा लिख दूं, सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी है बच्चे, रिटर्न इनवर्ड। जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आते हैं तो जरा सा इसको ये प्रोसीजर ऐसे ही बना के बता देना, थोड़ा सा याद हो जाता है, डबल एंट्री जरा जल्दी बन जाती हैं।
तो सेल्स रिटर्न का हो या रिटर्न इनवर्ड का हो इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। इन द सेम वे द सेकंड कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ सेल्स इज, याद रख लेना बच्चों, वो है आपके पास सेल्स रिटर्न सेल या रिटर्न इनवर्ड, और दूसरा है सेल्स डिस्काउंट, जिसको आप कह सकते हो डिस्काउंट अलाउड। जो हम डिस्काउंट दें बेटा हमारी परमिशन पे होगा ना, आप अलाउड करोगे तो मिलेगा भाई, दोगे, आप नहीं जाओगे तो नहीं दोगे। एंड सेल डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो बच्चों अभी तक ये क्या बताया, कॉन्ट्रा अकाउंट की बात बताई। देयर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट, एंड टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ सेल, सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट। साथ साथ एक और साथ ही एक तीसरी चीज भी लिख लेते हैं साथ, ताकि याद रहे। तीसरा अकाउंट जो आपको दिखेगा, एक आपने देखा होगा, वो है आपके पास कैपिटल अकाउंट। जो ओनर बिजनेस में रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। देयर इज वन कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। भाई एक कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का बच्चे। सर वो क्या है जो कैपिटल को कम करता है? दैट इज ड्रॉइंग्स। ये वो बच्चों वाली ड्रॉइंग्स नहीं है जो करते हैं, ये ड्रॉइंग्स पहले सुन लो, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो चीजें गुड्स, जो चीजें भी बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अकाउंटेंट को, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा है कि उसको ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करोगे। अब इसको भी जरा सा कंप्लीट कर ले बात को, कि ओनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए जो चीजें विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग बेटा। यूजुअली देखा गया है तुम्हें ये दो जो है ट्रांजैक्शंस दिखेंगी ड्राइंग्स की। एक है आपके पास कैश ड्राइंग, यानी कि गुड्स कैश विदड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने कैश विदड्रॉ कर दिया, ओनर ने कैश विदड्रॉन बाय ओनर। यार ओनर ने क्या हुआ, अकाउंटेंट को बोला यार 20,000 रुपए जो है ना निकाल के रखना, घर पे लेके जाना है, बच्चों की फीस भरनी है, ग्रोसरी वगैरह घर के आइटम। जाहिर सी बात है ओनर कहां से अपना घर चलाएगा, तो वो उसी बिजनेस से पैसे लेगा। तो अकाउंटेंट को एज एन अकाउंटेंट आपको हर चीज की रिकॉर्डिंग करनी है। तो अकाउंटेंट फौरन से बच्चे एक एंट्री पास कर देगा, ड्रॉइंग्स डेबिट। अब देखो ये क्या है, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स को डेबिट करा आपने, मैं अपनी तरफ से अमाउंट बता रहा हूँ 20,000, और आपके बिजनेस से कैश चले गया तो कैश क्रेडिट, 2,000 बोलो, 5,000 बोलो, वॉटेवर। कैश विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज ना, फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने जो है कैश विदड्रॉ करा है। और यूजुअली तुम्हें एक और ट्रांजैक्शन बहुत दिखेगी बच्चे, वो ये है कि गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। यार मैं इसकी एक आसान एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार है यार, तुम एलसीडी, फ्रिज, एसी या अप्लायंसेस बेचते हो सदर में ना, और मतलब ओनर का ना, और हम उस बिजनेस के अंदर एज एन अकाउंटेंट है। तो क्या हुआ कि बॉस आया, बॉस ने क्या करा, आपके सामने जो है एक प्यून को बोला कि यार ये ना एक काम ये करो, ये एलसीडी जो है ना, ये 36 इंच की, ये एक पीस पड़ा हुआ है ना, ये एलसीडी का या एलईडी का जो भी है टीवी, ये उठाओ और मेरी गाड़ी में रख दो। यार अब आपके सामने एज एन अकाउंटेंट जो है एक चीज जा रही है कि एक जो है आपके पास टीवी जो है आपके बिजनेस से आपके पास ओनर अपने घर पे लेके जा रहा है, और उसके कोई भाई पैसा कोई भी कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो आपका ये जरूर राइट है कि आपने जो है ओनर से पूछा कि सर ये किस जो है अकाउंट में लिखूं। तो ओनर ने फौरन बोला यार वो घर का टीवी खराब हो गया था, 1-2 महीने से रोज आना भूल जाता हूँ, ये घर ले जा रहा हूँ।
तो यार जाहिर सी बात है, आप तो एज एन अकाउंटेंट हो भाई, आप ये थोड़ी बोल सकते हो बॉस को कि सर क्यों ले जा रहे हैं, बढ़िया याशी कर रहे हैं। आपका तो सिर्फ काम क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि आप जो है वो चीजें आप रिकॉर्ड करनी है। लेकिन इस सूरत में इस दफा ओनर ने कैश नहीं मांगा, ओनर ने आपसे बोला है कि मैं गुड्स विड्रॉ करके ले जा रहा हूं, तो आप इसकी एंट्री बनाओगे ड्रॉइंग्स डेबिट, और आपके बिजनेस से बच्चों परचेजेस चली गई। अब वो एलसीडी जितने की भी है उसको उस नाम से आपने रिकॉर्ड कर दिया। इस तरह से बच्चों अगर तुम बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जो है ना सारी चीजें साइड बाय साइड साथ चलते रहोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे पास डबल एंट्रीज में। तो मैंने आपसे ये कॉन्ट्रा अकाउंट अभी डिस्कस करे, देयर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। सिंपल ये है कि परचेजेस को आप जो है डेबिट में लिखते हैं तो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में आएगा। अगर इसकी नेचर कोई पूछता है तो परचेज रिटर्न की नेचर इनकम होती है, परचेज रिटर्न की नेचर बच्चों इनकम होती है। आपको बताना चाह रहा हूं इसकी नेचर आपके पास इनकम होती है। सर क्यों? और परचेज डिस्काउंट इनकम होती है। यार जो गुड्स खराब दिए थे वो वापस हो गए तो आपका फायदा हो गया ना यार। और फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, आपने सप्लायर को जाके बोला यार कुछ डिस्काउंट तो दो, आपके एक जरा सा बोलने पे पता चला 50,000 रुपए की पेमेंट, हालांकि जेब में 50,000 रुपए लेके गए थे पेमेंट करने के लिए, लेकिन आपने कहा यार बिजनेस में तो हर कोई डिस्काउंट देता है। एक और बात से बात निकलती है, जरा एक बात बताओ कि बिजनेस में ये डिस्काउंट दिया क्यों जाता है यार, हम ना दें? यानी सप्लायर हमें क्यों डिस्काउंट दे रहा है और हम कस्टमर को क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं? तो मेरा सवाल ये है कि कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, हम कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं, और सप्लायर भी हमें इसलिए डिस्काउंट देता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास से ही आए गुड्स लेने के लिए। दूसरी बात, गुडविल भी बनती है, फिर आपकी गुडविल भी बनती है बिजनेस की। मिसाल दे रहा हूं, आपने देखा होगा इम्तियाज स्टोर, अबे भाई कोई ग्रोसरी कोई दुनिया में कोई अलग हट के थोड़ी बेचता है, बस सबको पता है कि भाई कुछ चीजें कुछ आइटम्स पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है डिस्काउंट दिया जाता है। भाई तुम्हारे घर के पास भी तो इतने सारे स्टोर्स हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जो है किसी ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर, कभी हम ऐसे मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, तैयब हो गया, आपके पास जो है कुछ टाइम मेडिकोज वगैरह, जो आपको बल्क क्वांटिटी में जो है 10 या 12% जो है वो डिस्काउंट देता है, तो एक गुडविल बन जाती है। तो डिस्काउंट देने से आपकी एक तो परचेजेस के ऊपर जो रिटर्न और परचेज डिस्काउंट है उसकी नेचर इनकम है, लेकिन याद रखो आपको भी तो देना पड़ेगा। तो सेल्स के ऊपर आपको सेल रिटर्न हो गई तो इसकी नेचर याद रख लेना एक्सपेंस होती है, सेल्स रिटर्न की नेचर भी एक्सपेंस होती है और सेल डिस्काउंट की नेचर भी एक्सपेंस होती है बच्चों। और कैपिटल का एक ही कॉन्ट्रा अकाउंट है, दैट इज ड्राइंग। सवाल पर आ जाए तो ये क्या हुआ है, हमें शुजा को हमने माल बेचा था 1,20,000 रुपए का, यार शुजा ने हमें कैश दे दिया 1,10,000 रुपए का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 1,20,000। यार शुजा को हमने माल बेचा है 1,20,000 का और शुजा हमें माशाल्लाह सिर्फ 1,10,000 रुपए दे रहा है यार, तो हमें 10,000 रुपए का हमें जो है उसको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी उस ऑब्वियस ही बात है, कभी कभार तो कस्टमर हमें तड़ी लगा देता है यार डिस्काउंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वरना अगली दफा जो है ना बराबर वाले तुम्हारे कॉम्पिटिटर से माल खरीदूंगा, कभी तो मजबूरी भी बन जाती है यार। तो ये मेरा सवाल ये है कि 18 तारीख की जो ट्रांजैक्शन बनेगी बच्चों, 18 को जो तुम ट्रांजैक्शन बनाओगे, कैश मिल गया तुम्हें 1,10,000 मेरा बेटा, तुमने उसके ऊपर कस्टमर को सेल डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपए का, और अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट हो गया, और उसका कस्टमर का नाम था शुजा, वो 1,20,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा देख लो, कैश डेबिट, सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
ये आपकी 18 की ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आए, एटीन के बाद 21 को अगर देखो, पेड टू रऊफ, भाई रऊफ को आपने 50,000 रुपए पे कर दिए। जरा ऊपर जाके देखो रऊफ से हमने करा क्या था। रऊफ से हमने गुड्स खरीदे थे 3 तारीख को 80,000 रुपए के। तो यार 50,000 रुपए हमने रऊफ को पे कर दिए। तो आपने 21 तारीख को एंट्री बनाई पेड टू रऊफ यानी अकाउंट्स पेबल। जरा इसके अभी रूल्स भी लिख देते हैं। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और मेरे ख्याल से सप्लायर का नाम जो है वो रऊफ था। आपने 50,000 रुपए पे कर दिए। अब मेरा सवाल ये है, जरा गौर से सुनो। whenever liabilities decreases, debit record. whenever asset decreases, credit record. रूल्स लिख दो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। whenever asset increases, debit record. whenever expenses increases, debit record. ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। एक एंट्री के दो दो डेबिट भी हो सकते हैं और एक क्रेडिट, दो क्या 3 4 5 डेबिट भी हो सकते हैं और एक क्रेडिट, और एक डेबिट और 3 4 क्रेडिट भी हो सकते हैं। लेकिन बस रूल ये है डबल एंट्री का, एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। तो क्या हुआ, अकाउंट से बस एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हो गया। भाई शुजा अब तुम्हें वापस गुड्स वापस पैसे थोड़ी देगा, एक दफा दे दिए बस खत्म हो गए। शुजा का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया बेटा। अब वो तुम उससे दोबारा थोड़ी पैसे मांग सकते हो, उसको पैसे दे तो दिए उसने तुम्हें। 21 के बाद अगर हम जाते हैं तो आपके पास 25 को अगर देखो, विड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। ओनर ने बैंक से पैसे निकाले मेरा बेटा। 25 को अब जो एंट्री बनेगी, मैंने अभी आपको बताया ताकि अभी ड्रॉइंग्स कहते हैं, और उसने अपने घर के लिए पैसे निकाले हैं 5,000 रुपए। तो ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। अब देखो ये क्या है, whenever asset decreases in the business, credit record। भाई ये ड्रॉइंग्स ना एसेट है, ना लाइबिलिटी है, ना कैपिटल है, ना एक्सपेंसेस है, ना रेवेन्यू है। ये पांचों एड्स में नहीं आता। इसका नाम है कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल है, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल है वो चीज जो कैपिटल को कम कर दे, तो वो डेबिट साइड पर आती है। 25 की भी ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद आपके पास 28 को देख लो, तो रिसीव चेक फ्रॉम अनीस। भाई ऊपर जाके जरा देखो, अनीस से हमने 9 तारीख को 9 नवंबर को सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट ऑन क्रेडिट टू अनीस 40,000 रुपए गुड्स बेचे थे। तो अनीस से 38,000 आए इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट 40,000। अगर अमाउंट लिखा भी नहीं होता तो ऊपर जाके देख सकते थे। तो पता चला अनीस से 40,000 रुपए लेने थे, लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में बच्चों हमने उससे 38,000 ले लिए, यानी हमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा। तो इस सवाल के अंदर स्पेशली मैंने डिस्काउंट को और कॉन्ट्रा अकाउंट को आपको जो है फोकस किया है, और जानबूझ के पर्पसली ये सवाल निकाला था 28 को। और आपको जो है वो चेक मिला है, तो चेक आपका डायरेक्ट बैंक में जमा होता है भाई, याद रख लेना। जब भी चेक लिखा हुआ आएगा रिसीव चेक, तो वो बैंक को डेबिट करोगे, और आपको उसके ऊपर सेल डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट अलाउड लिखो, आपकी मर्जी है भाई, कोई इशू नहीं है। और अकाउंट रिसीवेबल को मैंने कर दिया क्रेडिट, और ये आ गया अनीस। लेकिन वो अलग बात है कि अनीस साहब ने हमें 38,000 का चेक बना के दिया है, 2,000 रुपए हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ा, और 40,000 से ये सेटलमेंट हो गई। तो इसका क्या हुआ, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए, और एक एसेट डिक्रीज हुआ। साथ साथ थोड़े से
आप वैल्यूज को लिखवा लोगे, लिख लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा बेटा। ये 28 की आपकी एंट्री थी। तो हमारा ये पहला जो है केस कंप्लीट आउट हुआ, यानी कि हमने जो है ट्रांजैक्शन जनरल के अंदर बना दी है। आज मैंने कहा था हम 2 स्टेप और बढ़ेंगे, तो जब जर्नल एंट्रीज पास हो जाती हैं तो इसके बाद सेकंड स्टेप में वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल लेजर। सर ये जर्नल लेजर क्या है, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, जर्नल लेजर के ऊपर डिस्कस कर लें जरा सा। तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स मैंने ये आज डिस्कस करा आपको और बताया कि ये है, और ड्राइंग्स कितने किस्म की है बता दिया, मेजरली ये है। और इसके बाद अब आपके पास जर्नल लेजर की बात आती है, जरा देख लेते हैं इसके ऊपर कि जर्नल लेजर क्या है। अब जरा गौर से सुनना। सबसे पहली बात, जर्नल लेजर का दूसरा नाम नॉमिनल लेजर भी है, इसको नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। भाई सर ये है क्या, जरा गौर से सुनो, आसान वे में देसी जबान में समझाने की कोशिश करो। जब सारी डबल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, यानी जो बेसिक आपने डबल एंट्रीज को ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है आपने जो है सारी जो है पोस्ट कर दी, एंट्रीज जो है बना ली, रिकॉर्ड कर दी, एंट्रीज को आपने रिकॉर्ड करा। पहले स्टेप के अंदर आपने सारी जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा। इसके बाद आपने एक रजिस्टर लिया और उसके अंदर हर एक अकाउंट का इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बनाए, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए। और ज्यादातर बच्चों याद रखना, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं, एक आप देखोगे बार बार आपके दिमाग में जो है एक चीज आ रही होगी कि एक बहुत कॉमन चीज, जैसे आपने डेबिट और क्रेडिट का नाम सुना है ना, इस तरह से एक इसकी भी बड़े कॉमनली आप जो है नाम सुनोगे, दैट इज कॉल्ड टी अकाउंट। वैसे जनरल लेजर में आपकी इत्तला के लिए कर्ज कर दूं बात कि बहुत सारे तरीकों से टी अकाउंट बन सकते हैं। वैसे बोले कहा जाता है कि 3 डिफरेंट तरीके हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक सब्सिडरी फॉर्म है और एक टी फॉर्म है। लेकिन जो सबसे आसान और कन्वीनियंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बनाया जाता है, जैसे कि उसके अंदर लाइनें वगैरह फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत हैं, तो आपने जो है जनरल लेजर में हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का एक सेपरेट होम बनाना है, अलग अलग घर बनेगा हर एक का, लेकिन सबका एक ही मर्तबा बनेगा। किसी अकाउंट के 2 नहीं बनाओगे, किसी टाइटल के 2 अकाउंट नहीं होंगे, हर एक का सिर्फ एक ही बनेगा और सारी ट्रांजेक्शन उसमें आएंगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जनरल लेजर में हर एक इंडिविजुअल अकाउंट के जो है सेपरेट होम बनते हैं। तरीका कार ये है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक सब्सिडरी फॉर्म होता है और एक टी फॉर्म होता है। टी इसीलिए बोला है कि कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। ये वाली साइड आपकी डेबिट होती है और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट होती है। इधर आपके पास टाइटल आता है। सर ये बनता किस तरह है जरा बताते हैं। हाँ याद रख लो, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ भाई कि जर्नल लेजर असल मेरे नजर से जितना मैं थोड़ा सा आपको जरा एक्सप्लेन करूं, यार जर्नल लेजर बनाना कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है। असल काम आपको डबल एंट्रीज आनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना सारा फोकस डबल एंट्रीज में कर लो। ये याद रख लो बात, जिस स्टूडेंट की वो डबल एंट्रीज आ गई तो आगे के सारे स्टेप आसान हो जाते हैं, यानी जर्नल लेजर भी और ट्रायल बैलेंस भी उसका बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। अब अगर हम सवाल पर जाएं तो आपके सामने जरा सा देख लो, ये तो हमने एंट्रीज बनाई थी बच्चों, इसमें सबसे पहली एंट्री के अंदर आपके पास कैश डेबिट हुआ था। सबसे पहली एंट्री में आपने कैश डेबिट करा था और कैपिटल को क्रेडिट करा था। तो आपने क्या करा, अच्छा अब इसके तरीका कार क्या है जरा गौर से सुनिएगा। मैंने जाके सबसे पहला अकाउंट जो है ये कैश का अकाउंट बनाया बच्चों। सबसे पहला अकाउंट मैंने ये इस तरह से लिखा जाता है कैश अकाउंट। अब इसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शन आएंगी बेटा। इधर जो है रुपीज लिखा जाता है, इसलिए कि आपकी जो है इसी में और आई कैप के अंदर जो है रुपीज में सारे अमाउंट होंगे। अब दूसरा अकाउंट जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन में कैपिटल था, लेकिन मैं इसको कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं कभी भी आगे नहीं बढ़ना, सबसे पहले एक अकाउंट को पूरा करना। वजह है कि एक एक एंट्री को जब पोस्ट करते हैं ना तो कोई भी ना कोई जो है स्किप हो जाती है। अब अगर मिसाल दूं तो आपके पास कैश डेबिट हुआ है 3 लाख रुपए से, तो आपने कैश को डेबिट में जाके लिख दिया 3 लाख रुपए नवंबर 1, 2001।
तो आपने क्या करा, नवंबर 1 2001, याद रखिएगा सिर्फ एक ही दफा जो है वो आप नवंबर लिखोगे 1 2001, आपने कैश डेबिट कर दिया है 3 लाख से। अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि भाई कैश डेबिट हुआ है, आपने देखो कैश को डेबिट तो करा है, वजह रीजन लिखना होता है उसका ऑपोजिट। तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे रेफरेंस में नाम लिखोगे कैपिटल, रेफरेंस में नाम लिखोगे बच्चों कैपिटल, यानी कैश को डेबिट कर दिया और रेफरेंस में नाम लिखा कैपिटल। अब क्या है, एक और भी काम है बड़ा अच्छा, अगर समझो ये बेसिक अकाउंटिंग के लिहाज से। आपने कैश को टिक कर दिया है भाई, कैश को रिकॉर्ड कर दिया, आपने इधर जाके टिक कर दिया पोस्ट रेफरेंस में कि भाई हमने कैश को जो है पोस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं तो ये कैपिटल है, परचेज है, अकाउंट पेबल है। अब देखना है दूसरा कैश कहां पर आ रहा है, जरा थोड़ा सा तेज काम करते हैं। कहीं पे कैश जो है 12 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे गए, इधर एक दफा नवंबर लिख दिया, 12 लिख दिया, 60,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है। रीजन में कैश क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से, पढ़ते किस तरह है, कैश क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से। ऊपर जाके देख भी लोगे तो 12 तारीख की एंट्री में आपके पास कैश क्रेडिट ही हुआ है 60,000 से। फिर देखो 18 को आपके पास कैश डेबिट हुआ है 1,10,000 से, आपने इसको टिक कर दिया कि भाई हमने ये भी पोस्ट कर दिया। 18 तारीख को कैश को डेबिट कर दिया आपने 1,10,000 से, 1,10,000 से आपने कैश को डेबिट करा, रेफरेंस में आपने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, 18 तारीख हो गई। अब थोड़ा सा तेज काम करोगे, अकाउंट रिसीवेबल में क्या ही बात है, अगर बंदे का नाम भी लिख देना यानी कस्टमर का। इसके बाद जरा देखो 18 के बाद 18 ट्रांजैक्शन को कैश को रिकॉर्ड कर लिया, ऊपर वाली 12 18। 21 को कैश क्रेडिट हो रहा है अकाउंट पेबल रऊफ की वजह से 50,000, कैश क्रेडिट हो रहा है अकाउंट पेबल की वजह से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 18 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा है अकाउंट पेबल रऊफ की वजह से 50,000 से। जाके देख लेते हैं 18 तारीख की ट्रांजैक्शन को, सॉरी 21 तारीख थी और कैश 50,000 से रऊफ क्रेडिट होता है 21 तारीख को। तो जितना प्रॉपर वे में काम करोगे इतने मार्क्स गेन होते रहेंगे। याद रख लो, तेज काम करना, ऑब्वियस ही बात है इतनी आसानी से तो काम नहीं करोगे, इतने स्लो मोशन में, ये तो आपको समझाया जा रहा है वेरी फर्स्ट टाइम। और फिर ड्राइंग्स और बैंक आ गया, बैंक सेल डिस्काउंट अकाउंट रिसीवेबल 28 को ये आ गया। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट से लेकर जितनी भी पूरे जितना डेटा दिया था, जहां जहां पे भी कैश आ रहा था बच्चों, ये कैश आया था 2, फिर ये कैश आ गया था 3 18 तारीख को 1,10,000 से 3, और चौथी जो है 50,000 से क्रेडिट हुआ था। तो 4 ट्रांजैक्शन आई थी, ये आपने लिख दिया। इसको मैं जरा कंप्लीट कर दूं, इसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ ताकि एक जरा प्रॉपर वे में आ जाए। अब आपने डबल लाइन करी, 2 या 3 लाइनें छोड़ के दोनों तरफ डबल लाइन कर दी। यार ये हमने क्या मेहनत करी है, असल काम असल दिमाग तो डबल एंट्रीज बनाने में था यार। मैं बार बार कह रहा हूँ टी अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ा फंकारी नहीं है, वो तो अपने काम को छापना है यार। हाँ, अगर ऊपर की एंट्रीज गलत होंगी, डेफिनेटली याद रख लेना, अगर ऊपर की डबल एंट्रीज गलत बनाई है तो टी अकाउंट भी गलत बनेंगे और इसकी फिर पोस्टिंग भी गलत होगी। ये हमने ट्रांजैक्शन जो है पहले रिकॉर्डिंग कर दी, अब ये पोस्ट कर दी एंट्रीज। अब अगर आप डेबिट साइड को टोटल करो तो 3 लाख जमा 1,10,000 बच्चों, 1,10,000 गिव्स यू 4,10,000। डेबिट का टोटल आया 4,10,000। इट्स वेरी इजी यार, सिंपल मैथ्स है यार। जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों तरफ लिख दिया, 4,10,000 इधर भी लिखा, 4,10,000 उधर भी लिख दिया। उसमें से आपने माइनस करा क्रेडिट साइड के 60,000, माइनस करा 50,000, तो गिव्स यू 3 लाख। तो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है यार, बिल्कुल आसान वे में 3 लाख एक थे, एक डब्बे में 3 लाख रुपए थे। ये बच्चों वाली फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर मैं बताता था, 3 लाख रुपए एक डब्बे में थे,
1,10,000 और डब्बे में आ गए तो 4,10,000 हो गए। उस डब्बे में से 60,000 चलेगा, 50,000 चलेगा, तो 3 लाख का बैलेंस रह गया। उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बैलेंस सीडी भी कहते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं, जो कि वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। आई रिपीट, जो इस साल का एंडिंग बैलेंस है, यार नवंबर में कोई कारोबार खत्म थोड़ी हो गया है, नवंबर के बाद दिसंबर फर्स्ट आएगा ना, कोई कारोबार आज खत्म थोड़ी हो रहा है। ये 1 दिसंबर, दिसंबर फर्स्ट का बैलेंस ब्रॉड डाउन बोलो या ओपनिंग बैलेंस बोलो, ये 3 लाख रुपए आ जाएंगे। ये हमने जो आपके सामने जनरल लेजर बनाया, वन कंप्लीट अकाउंट विद ऑल पोस्टिंग, फुटिंग एंड बैलेंसिंग। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट अकाउंट विद ऑल पोस्टिंग, फुटिंग एंड बैलेंसिंग। अब क्या है, आपको ये इस तरह के हर एक के अकाउंट बनेंगे। आई रिपीट, अब जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा दूसरे स्टेप के अंदर जरा सा हम तेज जाएंगे तो जरा समझ में आ जाएगा। एक और जरा देखो, पहली एंट्री कंप्लीट हो गई थी, अब वापस शुरू से आओगे। कैपिटल क्रेडिट हुआ है 3 लाख से 1 नवंबर, आपने दूसरा अकाउंट बनाया कैपिटल का, और कैपिटल क्रेडिट हुआ था बच्चों 3 लाख से। कैपिटल क्रेडिट हुआ था 3 लाख से 2001 नवंबर 1, और रेफरेंस में नाम लिखोगे बच्चों कैश। 3 लाख को आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब मेरा सवाल है, जरा सा ऊपर जाके देखते हैं कोई और ट्रांजैक्शन। आप ये क्या है, क्या ही बात है, अगर आप ऊपर जाओ, या आपने कैपिटल को टिक कर दिया कि ये पोस्टिंग हो गई है। अब अगर आप देखो 3 तारीख, 7, 9, 12, 18, 21, 25, 28, मेरे लिहाज से कोई एंट्री नहीं आई है। अब थोड़ा सा तेज काम करेंगे तो आपके पास फौरन आपने एंट्री जो है, एक ही एंट्री थी बस भाई, पूरे डेटा के अंदर कैपिटल एक ही दफा क्रेडिट हुआ है। अब जरा इसकी फुटिंग बैलेंसिंग समझ लो। बड़ी साइड आपके सामने दिख रहा है, क्रेडिट साइड है, 3 लाख मैंने इधर लिखा, 3 लाख को मैंने डेबिट में भी लिखा। जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। अब मेरा सवाल है, डेबिट में क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, तो 3 लाख में से कुछ भी नहीं है मतलब जीरो, तो 3 लाख में से जीरो गया तो 3 लाख ही बचेगा यार। तो बैलेंस सीडी आ गया आपके पास 3 लाख, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी दिसंबर 1 का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया बच्चों 3 लाख। ये आपके 2 अकाउंट्स पूरे हुए। इस तरह से आपको सारे टी अकाउंट्स बनाने हैं बच्चों। सर क्या मतलब, हाँ ये है कि कैश का वापस नहीं बनेगा, अब किसका बनेगा, परचेजेस का। अब बनेगा परचेजेस का, फिर बनेगा अकाउंट पेबल का। जरा सा देख लेते हैं तो जाके जरा सा आसानी से समझ में आ जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग हो जाए। तो मेरा सवाल है, अब मैंने जो नेक्स्ट अकाउंट बनाया बच्चों, वो बनाया आपके सामने, एक बना दिया मैंने परचेजेस का, एक बना दिया मैंने अकाउंट्स पेबल का। इससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, जरा सुन लेना। ये मैंने पहला बना रहा हूं मैं परचेजेस का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट, और दूसरा बनेगा अकाउंट पेबल का। अकाउंट पेबल का अकाउंट बनेगा, अकाउंट पेबल का अकाउंट बनेगा, और अकाउंट पेबल में जो बंदा है उसका नाम है मेरे ख्याल से रऊफ। तो ये आपने रऊफ का अकाउंट बना दिया बच्चों। अब मेरा सवाल है, परचेजेस जो आपके पास आई है नवंबर 1 को, परचेजेस डेबिट हुआ है 80,000 से। फिर आप देख लो परचेजेस डेबिट हुआ है 80,000 से 3 तारीख को,
और देख लो 3 के बाद 7, 9, 12, 18। कहीं और तुमने मेरे ख्याल से परचेजेस एक रऊफ से ली थी, बस एक अकाउंट पेबल रऊफ से परचेजेस जो है आपने बच्चों 80,000 रुपए की ली थी। तो मेरा सवाल है कि आपने परचेजेस में जाकर 80,000 रुपए लिख दिए, रेफरेंस में नाम लिखा, नवंबर की ये 30, अकाउंट पेबल रऊफ। अब आप इसको फुटिंग बैलेंसिंग कर दोगे, इसलिए कि मेरे लिहाज से कोई और एंट्री नहीं थी। तो 80,000 बड़ी साइड है, थोड़ा सा तेज काम। 80,000 ऊपर जीरो है, कोई है ही नहीं अमाउंट, तो 80,000 में से जीरो गया तो 80,000 ही बैलेंस सीडी हो गया। एक बात याद रखना, जहां पे बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा होता है बच्चों, उसके ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा होता है। जहां पे बैलेंस सीडी आ रहा होता है, उसके ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा होता है। इसका नाम दिसंबर 1 को ओपनिंग बैलेंस बोल दो, इसको आप दिसंबर 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल दो या ओपनिंग बैलेंस बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद रऊफ का अकाउंट बनेगा, इसमें आपके पास नवंबर 3 को 80,000 रुपए लिखा, इससे क्या अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ था परचेजेस की वजह से। परचेजेस की वजह से परचेजेस की वजह से आपके अकाउंट पेबल के अंदर 80,000 लिख दिया आपने। अब जरा जाके हम जरा ऊपर जाके देखते हैं, तो हमने अकाउंट पेबल रऊफ भी पोस्ट कर दिया 80,000, परचेजेस भी टिक कर दिया रऊफ का, ये अकाउंट पेबल परचेज और कोई नहीं था तो मैंने इसको क्लोज कर दिया था। अभी अकाउंटेबल की बाद में आएगी सेल्स, अकाउंटेबल नहीं, सेल्स, बैंक, कैश, कैश को बना चुके हैं, कैश हो गया, सेल डिस्काउंट, अकाउंटेबल, रऊफ का आ गए अकाउंट पेबल डेबिट 50,000 से। रऊफ के 50,000 रुपए डेबिट हो रहे 21 तारीख को कैश की वजह से। 50,000 रुपए आपने बच्चों डेबिट में लिख दिए नवंबर की 21 तारीख को कैश की वजह से। और आई थिंक इसके बाद और कोई एंट्री में अकाउंट पेबल रऊफ नहीं दिख रहा था। फिर आपसे डिस्कस कर लूं, अकाउंट पेबल रऊफ की एंट्री को हमने ये जो है पोस्ट कर दिया 50,000, और कहीं पे अकाउंट पेबल रऊफ नहीं दिख रहा बच्चों। तो मैंने इधर जाके अब इसको लास्ट जो है उसमें मैं फुटिंग बैलेंसिंग करूंगा। अब मेरा सवाल है बच्चों, 80,000 बड़ी साइड है, दिख रहा है साफ क्लियर कट, 80,000 इधर आ रहा है, 80,000 बड़ी साइड का टोटल इधर भी लिख दिया। भाई जो बड़ी साइड का टोटल वो दोनों तरफ लिखना, उसमें से 50,000 आपने माइनस कर दिए। जब 50,000 माइनस कर दिए तो आपके पास बैलेंस बच गया 30,000, जो कि दिसंबर 1 का ओपनिंग बैलेंस, यानी जिसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हो, 30,000 आ गया। तो बच्चों ये हमारे 4 टी अकाउंट्स कंप्लीट हुए। इन द सेम वे आप यू हैव टू प्रिपेयर नेक्स्ट आपके पास। अच्छा ये काम जो है ना कंप्रेस होता रहेगा, आपको लग रहा है बाजार तो बहुत जाहिर सी बात टाइम टेकन है, लेकिन ये बहुत तेजी से बनाने होते हैं। अभी तो हम जरा समझते हुए कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, इट टेक्स टाइम। अब जो बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा शुजा का, और सेल्स का बनेगा, फिर एक अकाउंट रिसीवेबल अनीस भी है। तो आप अगर देखो तो आपके पास नेक्स्ट जो बनेगा, जरा देखिएगा, एक आपने बना दिया अकाउंट रिसीवेबल, आपने बनाया एक, फिर नेक्स्ट बनाया आपने सेल्स का मेरा बेटा, दूसरा अकाउंट आपने बनाया सेल्स का,
और फिर तीसरा अकाउंट आपने एक और अकाउंट रिसीवेबल का बना दिया। मैंने एक साथ तीनों बना दिए थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से वर्कआउट होगा, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग करके रख दो। हाँ, डबल एंट्री सही है तो ये भी सही बनेगा, याद रख लेना। अकाउंट रिसीवेबल में पहला बंदा जो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ था 7 तारीख को 1,20,000 से शुजा। ये शुजा का अकाउंट है बच्चा। शुजा का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है 1,20,000 से। रेफरेंस में नाम लिख दिया आपने सेल्स, और जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करा था, रेफरेंस में नाम लिखा सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट हुई थी। तो इधर मैंने थोड़ा सा तेज काम करने के लिए कर रहा हूं, वैसे पहले एक टी अकाउंट कंप्लीट करा करो भाई, ये बिल्कुल गलत है। चलो पहले हम शुजा का ही अकाउंट पूरा कर लें। तो आपका शुजा की पहली एंट्री जो आई थी बच्चों, वो 7 तारीख को आई थी। फिर देखते हैं तो शुजा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 1,20,000 से। फिर आगे बढ़ते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल शुजा क्रेडिट हो रहा है बच्चों 1,20,000 से 18 तारीख को। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, और शुजा जो है 7 तारीख और 18 तारीख। 7 तारीख को डेबिट हुआ था, और नवंबर की 18 तारीख को शुजा साहब जो है क्रेडिट हो गए 1,20,000 से। वो एक अलग बात है कि इसमें कैश भी आ रहा था और सेल डिस्काउंट भी आ रहा था। तो बच्चों मेरे ख्याल से शुजा का बैलेंस जो है वो 1,20,000 था डेबिट में, और 1,20,000 क्रेडिट में भी था। तो इसके अकाउंट हो गया नेल। तो सेंटर में जाके लिख देना नेल, ये अकाउंट नेल हो गया, ये अकाउंट नेल हो गया। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये सेल्स अकाउंट को अब जरा पूरा कर लें। तो पहली एंट्री आपके पास सेल्स क्रेडिट हुई थी 1,20,000 से, और इधर आपने नाम में रेफरेंस में नाम लिखा था शुजा का, जो आपने गुड्स बेचा था, सेल्स क्रेडिट हो गई। जरा ऊपर जाके देखो, सेल्स में आपके पास अब नेक्स्ट क्या आ रहा है। मैंने ये अकाउंट रिसीवेबल शुजा वाली सेल्स को पोस्ट कर दिया। अब जरा गौर से सुनना, ये भी एंट्री पोस्ट हो गई सेल्स की 1,20,000। एक और सेल्स क्रेडिट हो रही है 40,000 से मेरा बेटा, एक और सेल्स क्रेडिट हो रही है 40,000 से। तो यार आपने जाके अकाउंट रिसीवेबल अनीस लिखा, चालीस हजार से 9 तारीख को, ये आपने 40,000 रुपए अनीस के लिख दिए। और मेरे ख्याल से और पूरी ट्रांजैक्शंस में कहीं पे सेल्स अलग है, सेल डिस्काउंट अलग है भाई। हर एक का टाइटल अलग बनेगा, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा बनेगा। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो आपके पास और कहीं पे ना 12 तारीख को ना 18 तारीख को कोई सेल्स और नहीं आ रही है। तो आप इसको जाके हम फुटिंग बैलेंसिंग कर देंगे। सारी एंट्रीज को पहले पहले स्टेप में आपने सारे पोस्ट कर दिए। 1, 20 और 40 मेरे ख्याल से 1,60,000 हो गया। 1,60,000 टोटल आपने डेबिट साइड पे लिखा, डेबिट में कोई अमाउंट है ही नहीं, तो जीरो माइनस कर तो 1,60,000 ही आ गया, जो कि दिसंबर 1 का ओपनिंग बैलेंस हो गया, जिसको आप बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हो और ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो 1,60,000। इसके बाद अनीस का अकाउंट बनेगा, और अनीस का जो अकाउंट बनेगा बच्चों, तो आपने अनीस के अकाउंट में नवंबर की 12 तारीख को अनीस को आपने गुड्स बेचे थे 40,000 के। लेकिन जरा ऊपर जाते हैं, अनीस के अकाउंट में आपने डेबिट करा है 12 तारीख को, अनीस को 9 तारीख को।
तो ये एंट्री भी आपकी टिक हो गई, यानी ये एंट्री भी पोस्ट हो गई। अब देखते हैं कहीं और अकाउंट रिसीवेबल शुजा जो है क्रेडिट हो गया था, ये वाली एंट्री भी पोस्ट हो गई है। तो आपको ये आसानी होती रहती है कि कौन कौन सी एंट्रियां पोस्ट हो गई हैं और जो बच गई वो सामने आ रही होती हैं। और कोई एंट्री नहीं, हाँ अनीस का ये आ रहा बेटा, सबसे लास्ट एंट्री 40,000 रुपए से अनीस को लिख दिया है, क्रेडिट कर दिया है।